बिग annotation in terms of टाइम complexity. डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम सीखने और समझने से पहले हमें बिग annotation जानना इंतहाई ज़रूरी है। What is big annotation? Big annotation tells us how a runtime of an algorithm grows when its input size grow. अगर आसान अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करूँ, लेट्स से आप एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपने एक एल्गोरिथम सेलेक्ट किया है अपने किसी स्पेसिफिक यूज़ केस या प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। आपको किस तरह से पता लगेगा कि आपका जो एल्गोरिथम जो आपने सेलेक्ट किया है या डिज़ाइन किया है वो कितना एफिशिएंट है आपके उस प्रॉब्लम के लिए। यानी अगर आप वो एल्गोरिथम जो आपने सेलेक्ट किया है या डिज़ाइन किया है उसको थोड़ा सा डेटा जो है ना एज इनपुट दे, ठीक है, तब वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। और जब आप इनपुट का साइज़ जो है ना वो बढ़ा दे तब आपका जो एल्गोरिथम है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, कितना टाइम वो लेगा, ठीक है। तो बेसिकली बिग ओनोटेशन जो है ना हमारे लिए ये रिलेशन जो है ना फाइंड आउट करके देता है, ठीक है, कैलकुलेट करके देता है कि हमारा इनपुट का साइज़ जब बढ़ जाए तब हमारे एल्गोरिथम का जो रन टाइम है या एग्जीक्यूशन टाइम है वो किस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर बिग ओनोटेशन कम्स इनटू प्ले, ठीक है। इस वीडियो में हम कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी जो एल्गोरिथम जो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जो आप किसी भी एल्गोरिथम में देख सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बट बिफोर प्रोसीडिंग कुछ रूल्स है जो आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। सो रूल नंबर फर्स्ट, इग्नोर कांस्टेंट फैक्टर्स। आप एक एल्गोरिथम में हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, ठीक है, बट उसके साथ कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स भी होते हैं या जो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इग्नोर करेंगे। लेट्स से एक एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ ये है ओ बिग O ऑफ 2n, ठीक है, ये उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ठीक है। तो 2 चूँकि कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे और हमारा जो टाइम फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस एल्गोरिथम का जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा बिग O ऑफ n, ठीक है। रूल नंबर 2, इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है। अब एक एल्गोरिथम में हमारे पास मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोअर ऑर्डर होंगे और कुछ जो है ना वो हायर ग्रोथ टर्म्स या हायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ या हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक एल्गोरिथम है उसमें मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, तो जैसे ही हम उस एल्गोरिथम के इनपुट साइज़ को बढ़ाते जाएँगे, ठीक है, तो कुछ टर्म्स या कुछ पार्ट्स ऑफ द एल्गोरिथम्स ऐसे होंगे जो ग्रेजुअली जो है ना वो ग्रो करेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो जल्दी-जल्दी ग्रो करते जाएँगे जैसे ही हम इनपुट साइज़ जो है ना वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम कंसीडर करेंगे जो हमारा हायर ऑर्डर ग्रोथ टर्म्स है उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो टर्म्स जो है ना या वो पार्ट्स ऑफ द एल्गोरिथम जो है ना वो हमारे एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को या एफिशिएंसी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, यूज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, या कंसीडर वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। तो जब हमारा एक एल्गोरिथम होता है और हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करते हैं तो हम उस एल्गोरिथम के वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, लेट्स से हमारे पास एक एरे है, लेट एरे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नंबर्स है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स है, ठीक है। अब आपने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया है जो कि एक नंबर सर्च करके हमें देगा। सो लेट्स से हम इस एरे में जो है ना 2 को जो है ना वो सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जब हम उस एल्गोरिथम को 2 देंगे कि हमारे लिए 2 इस एरे में ढूँढ के लाओ, ठीक है, या ट्रेंड करो, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हमारे पास सेकंड पोज़ीशन पर है, ठीक है। तो इसके लिए होगा ये कि एल्गोरिथम हमारे पास 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, 0 इंडेक्स पर हमारे पास 1 है और फिर हमारे पास आएगा 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स पर या फर्स्ट पोजीशन पर जो है ना हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 2 जो है ना यहाँ पर एल्गोरिथम ने फाइंड कर लिया और ये हमें रिटर्न करके देगा कि यस 2 इज़ प्रेजेंट, ठीक है। सो ये जो है ना बेस्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो बहुत जल्द मिल गया, ठीक है। लेकिन आप सोचें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हम रिक्वायर्ड नंबर जो है ना हमें चाहिए वो आखिर में हो, ठीक है। तो तब भी क्या होगा कि हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है, और आखिर तक आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो इसने जो है ना अपने तमाम स्टेप्स या जो है ना कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। सो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। अगर इसकी बजाय हमारे पास 1 मिलियन हो या जो है ना 100,000 जो है ना एलिमेंट्स हो, तब जो है ना हमारा एल्गोरिथम जो है ना वर्स्ट केस सिनेरियो में होगा, ठीक है। तो अब हम जब डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये रूल्स अच्छी तरह से समझ आ जाएँगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जो हम किसी एल्गोरिथम में देख सकते हैं, वो है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब और कहाँ होती है, ठीक है? लेट्स से आपका एक एरे है, ठीक है?
और आप उस एरे में जो है ना पहला वाला जो एलिमेंट है वो प्रिंट करना चाह रहे हैं या रिटर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है? या जो है ना पहले 2 एलिमेंट्स जो है ना उसका सम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? इसलिए अगर एरे जो है ना इसमें 10 एलिमेंट्स हो तब भी हम जो है ना पहला वाला एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? यानी हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमारे पास एलिमेंट या सॉरी एरे का साइज़ जो है ना वो 1000 में हो या 100,000 में हो या मिलियन में हो तब भी हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर एरे का जो साइज़ है वो चाहे जितना भी बढ़ जाए ये हमारे रन टाइम को इफ़ेक्ट नहीं करता। इससे हमारे फंक्शन के रन टाइम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? सो हमारा ये फंक्शन या एल्गोरिथम सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेगा डिस्पाइट द साइज़ ऑफ द एरे, ठीक है? चाहे एरे का साइज़ कितना भी बढ़ जाए, ठीक है? तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को या इस जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम कहते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? अगर आप एक एरे से एक इंडेक्स जो है ना वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है? या एरे के आखिर में जो है ना कोई एलिमेंट पुश करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो ये हमारे लिए होगा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने जान लिया और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ ऑफ 1 में, ठीक? अब बात करते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? और किस तरह से हम इसको पहचानेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है, इसका नाम है ट्रेवर्स। ये ट्रेवर्स फंक्शन या एल्गोरिथम क्या करेगा कि हम इसको एक एरे देंगे एज़ एन इनपुट, ठीक है? और ये इस एरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, ठीक है? सो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा एल्गोरिथम। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर क्यू है। सो लेट्स से हमारे पास इस एरे में जो है ना 10 एलिमेंट्स है, ठीक है? अब ये कितने बार कंसोल पर एलिमेंट्स प्रिंट होंगे? 10 दफ़ा, क्योंकि हमारे पास 10 एलिमेंट्स है तो 10 एलिमेंट्स हमारे कंसोल पर प्रिंट होंगे, यानी 10 कंप्यूटेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है? और 10 दफ़ा ये लूप रन होगा, ठीक है? अब अगर हमारे इस एरे का साइज़ बढ़ जाए यानी इसमें 100 एलिमेंट्स हो तब ये लाइन ऑफ कोड कितनी दफ़ा रन होगा? 100 दफ़ा। अगर एरे का साइज़ 1000 हो तो ये लाइन ऑफ कोड 1000 दफ़ा रन होगा। अगर एरे का साइज़ मिलियन में हो तब भी ये लाइन जो है ना मिलियन टाइम्स रन होगा, ठीक है? सो अगर हम ये रिलेशन देखें बिटवीन द टाइम्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड द साइज़ ऑफ एरे, ठीक है? सो आप देख सकते हैं कि ये लीनियर है। जैसे-जैसे हमारे एरे का साइज़ बढ़ता है उस तरह से हमारे जो कंप्यूटेशंस है या जो टाइम है वो एल्गोरिथम का बढ़ता जाएगा, ठीक है? सो इसको हम कहते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जब भी आप एल्गोरिथम में इस तरह से सिंगल लूप देखते हैं जो कि डिपेंड करता है हमारे एरे के साइज़ पर, ठीक है? और एरे के साइज़ के साथ जो है ना वो लीनियर टाइम में बढ़ता जाता है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बिग ओ ऑफ एन, ठीक है? इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है? लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम कहाँ पर देखते हैं, ठीक है? सो ये बेसिकली हम देख सकते हैं बाइनरी सर्च में, ठीक है? बाइनरी सर्च क्या चीज़ है या क्या एल्गोरिथम है, ठीक है? इसको आगे जाके हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है? ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बिग ओ नोटेशन सिखाने के लिए है। यहाँ पर हम डिटेल में एल्गोरिथम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन आप इतना याद रखें कि बाइनरी सर्च में जो है ना आप लॉगरिथमिक टाइम एल्गोरिथम्स देख सकते हैं, ठीक है? या लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ देख सकते हैं, ठीक है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ लॉग ऑफ एन, ठीक है? लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ वाले एल्गोरिथम जो है ना वो एफिशिएंट होते हैं एज़ कंपेयर टू लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है? इस टाइप के एल्गोरिथम से जो है ना लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ वाले एल्गोरिथम जो है ना वो एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे लाइन अरिथमेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। लाइन अरिथमेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहाँ पर पाए जा सकते हैं? वो पाए जा सकते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में, ठीक है? और क्वाट्री एक एल्गोरिथम है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम 2D में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है ना वो कोलिजन जो है ना वो डिटेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर हम क्वाट्री जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है? ये बहुत सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम है। इसके बारे में भी हम आगे चल के जो है ना डिटेल से बात करेंगे हमारे इस TSA सीरीज़ में। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग O ऑफ एन लॉग ऑफ एन, ठीक है? इसके बाद बात आती है क्वाड्रेटिक की। अब जो क्वाड्रेटिक है और लाइन अरिथमेटिक है, सो लाइन अरिथमेटिक जो है ना वो एफिशिएंट रहेगा एज़ कंपेयर टू क्वाड्रेटिक, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक जो है ना थोड़ा स्लो होगा एज़ कंपेयर टू लाइन अरिथमेटिक, ठीक है? ये बात आप ज़हन में रख लें, ठीक है?
क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी को आप किस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स से हमारे पास एक एल्गोरिथम है क्वाड्रेटिक, ठीक है? इसको हमने एक एरे एज इनपुट दे दिया है यहाँ पर, ठीक है? अब ये क्या करेगा कि इस एरे से जो है ना पेयर्स बना के प्रिंट करेगा हमारे कंसोल में। अगर हमारे लार्ज एरे इसका साइज़ जो है ना वो 10 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, ठीक है? इसमें 10 एलिमेंट्स हो, ठीक है? तो ये जो लाइन ऑफ कोड है ये कितनी दफ़ा रन होगा? ये 100 दफ़ा, ठीक है? फिर अगर हमारे पास ये 100 एलिमेंट्स हो हमारे पास, ठीक है? तो फिर ये कितनी दफ़ा रन होगा? ये रन होगा 100 टाइम्स 100, ठीक है? इतनी दफ़ा, ठीक है? सो हम इनपुट के साइज़ का स्क्वायर लेंगे और उतनी दफ़ा हमारा जो एल्गोरिथम है वो इतनी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करेगा या उस हिसाब से जो है ना उस एल्गोरिथम का रन टाइम जो है ना ग्रो करेगा या उतना टाइम जो है ना वो लेगा, ठीक है? सो बेसिकली अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो, ठीक है? और दोनों लूप्स जो है ना वो डिपेंड करते हो इस एरे के साइज़ पर या इनपुट के साइज़ पर, ठीक है? तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि उस एल्गोरिथम का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्वाड्रेटिक टाइम में है, ठीक है? नाउ यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? और वो चीज़ है लोअर ऑर्डर टर्म्स या लोअर ग्रोइंग टर्म्स एंड हायर ग्रोइंग टर्म्स, ठीक है? जैसे यहाँ पर हम एक और लूप ऐड करते हैं, ठीक है? वो लूप क्या करेगा? ये लूप बेसिकली क्या करेगा कि इस एरे का हर एक एलिमेंट जो है ना वो प्रिंट करेगा, ठीक है? सो यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एरे आई, ठीक है? सो ये प्रिंट करता है, ठीक है? बेसिकली इस एरे को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? सो यहाँ पर हमारे पास अब 2 ग्रोइंग टर्म्स हैं। ये वाला है, ठीक है? यानी 2 पार्ट्स है पिछले एल्गोरिथम के। एक ये वाला है, ठीक है? और एक ये वाला है, ठीक है? अब आप ज़रा सोचें यहाँ पर, अगर हम इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं इस इनपुट एरे की, ठीक है? तो कौन-सा पार्ट जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है? जब हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं इस एरे की, ये वाला या ये वाला? सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये लेस टाइम लेगा एज़ कंपेयर टू दिस वन, ठीक है? अगर इनपुट का साइज़ 10 हो तो ये लाइन ऑफ कोड जो है ना कितनी दफ़ा रन होगा? 10 दफ़ा, ठीक है? 10 टाइम्स और ये 100 टाइम्स, ठीक है? अगर इनपुट का साइज़ 100 हो, ठीक है? तो ये 100 दफ़ा जो है ना वो रन होगा, ठीक है? ये कोड और ये वाला कोड जो है ना ये कितनी दफ़ा रन होगा? ये 100 टाइम्स 100 दफ़ा, ठीक है? इतनी दफ़ा रन होगा, ठीक है? सो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये ग्रो करेगा स्लोली, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट है ये ग्रो करेगा तेज़ी से, ठीक है? फ़ास्ट, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर करेंगे इस पार्ट को, ठीक है? और हमारा जो फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 2 टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ है। एक है ओ ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है? लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस पार्ट की और इस पार्ट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है क्वाड्रेटिक टाइम, ठीक है? सो इसका जो फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगा वो ये बनेगा क्वाड्रेटिक टाइम। सो ये बनेगा ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है? ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाती है, ठीक है? लेकिन चूँकि हम लोअर ग्रोइंग टर्म्स को यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक है? तो फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम की? ओ ऑफ एन स्क्वायर या क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी और ये बात हमने अपने रूल्स में जो है ना यहाँ पर मेंशन की हुई थी, ठीक है? इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स, तो ये हमारा सेकंड रूल है, ठीक है? सो ये बात अब आपको क्लियर हो गई, ठीक है? अब यहाँ पर हम रूल नंबर 1 को भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? रूल नंबर 1 क्या था कि हम कांस्टेंट टर्म्स को जो है ना वो इग्नोर करेंगे, ठीक है? कांस्टेंट टर्म्स को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है? सो लेट्स से हमारे पास एक ये एरे है, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक टाइम इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ है, ठीक है? अब अगर हम इस एरे से लार्ज एरे से पहला जो एलिमेंट है, ठीक है? वो प्रिंट करना चाह रहे हैं या एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है? 0 यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? 0 ये हम जो है ना एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ ऑफ 1, ठीक है? ये सिंगल कैलकुलेशन है, ठीक है? और अगर हमारे एरे का साइज़ जो है ना वो लेट्स से 1000 एलिमेंट्स पर हो, ठीक है? इसका जो साइज़ है 1000 एलिमेंट्स इसके अंदर हो, ठीक है? और यहाँ पर हमारा एक सिंगल कैलकुलेशन है और यहाँ पर हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कितने कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, कंप्यूटेशंस परफॉर्म करेगा? 100,000 कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस यहाँ पर परफॉर्म करेगा, ठीक है? तो अगर हम कंपेयर करें 1 को 100,000 से, तो 1 जो है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसको हम एंटायरली इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? सो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारे पास एक एल्गोरिथम में मल्टीपल ग्रोथ टर्म्स हो तो हम उसमें जो है ना कांस्टेंट ग्रोथ टर्म्स या कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ को जो है ना हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? और करेंगे, ठीक है?
सो ये बात भी आपने जान ली, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो ये वाली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हम जो है ना देख सकते हैं फिबोनाची सीक्वेंस के एल्गोरिथम में, ठीक है। तो जब इसका पार्ट आएगा इस सीरीज में फिबोनाची सीक्वेंस का, तो तब आपको पता लगेगा कि इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एक्सपोनेंशियल टाइप की होती है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। और फिर हम ये भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल टाइम से लेके इसको कांस्टेंट टाइम में जो है ना भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इस फिबोनाची सीक्वेंस एल्गोरिथम को, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज़, इस सीरीज़ को आपने आखिर तक देखना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर ली, ठीक है। अगर यहाँ पर दोबारा हम इसको कंपेयर करें इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो इंतहाई तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो है ना इनपुट के साइज़ के हिसाब से हमारा जो एल्गोरिथम का रन टाइम है वो बहुत जल्द जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। और आप इस किस्म के एल्गोरिथम को जो है ना जितना हो सके एट ऑल कॉस्ट इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस के लिए एक वर्स्ट एनिमी साबित हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास इस एल्गोरिथम ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम और परमुटेशन, ठीक है। इन दो एल्गोरिथम्स में हम जो है ना देख सकेंगे, ठीक है। सो अगर इसकी परफॉर्मेंस की हम बात करें, ठीक है, और किस तरह से ये हमारे रन टाइम को इफेक्ट करता है, अगर इसकी हम बात करें, सो लेट्स से अगर हमारे पास 5 इनपुट साइज़ हो, ठीक है, इनपुट का साइज़ जो है ना वो 5 है, या इनपुट जो है ना हमारा 5 है, ठीक है। सो ये एल्गोरिथम कितनी कंप्यूटेशंस परफॉर्म करेगा, ये बेसिकली 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 इतनी दफ़ा जो है ना ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो कि बनता है तकरीबन 120, ठीक है। सो अगर हमारे पास इनपुट का साइज़ 5 हो तो कितनी कंप्यूटेशन परफॉर्म होंगे 120। अगर हमारे पास इनपुट का साइज़ जो है ना वो 10 हो तो फिर कितनी दफ़ा, इतनी दफ़ा जो है ना कंप्यूटेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। आई डोंट नो इफ कोपायलट हैज़ कैलकुलेटेड दिस करेक्टली, लेकिन ये जो है ना फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ वाले एल्गोरिथम जो है ना ये हमारे रन टाइम को बहुत जल्दी से जो है ना वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमारा जो एल्गोरिथम हो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आप अपने एल्गोरिथम के इनपुट का साइज़ जो है ना वो थोड़ा-सा भी बढ़ा देना, तो आपके एल्गोरिथम का जो टाइम है या जो रन टाइम है वो बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपका एल्गोरिथम जो है ना आपका जो एप्लीकेशन है या आपका जो एल्गोरिथम है वो क्रैश हो सकता है, ठीक है। सो इग्नोर दिस एल्गोरिथम एज़ वेल एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। जितना हो सके आप इस एल्गोरिथम को इग्नोर करें, ठीक है। तो आखिर में हम 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करेंगे जो कि अगर आप जान लें तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। एक है ये वाला बिग O ऑफ n प्लस m। तो इस टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आप देख सकते हैं। आप किस तरह से जानेंगे कि एक एल्गोरिथम जो है ना उसमें उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस फॉर्म में है, ठीक है, या इस टाइप की है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक एलिमेंट है प्रिंट एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो है ना इसके 2 पार्ट्स है, एक ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये करता क्या है, अब ये जो डिपेंड करता है हमारे पहले इनपुट पर, ठीक है, और ये डिपेंड करता है हमारे दूसरे इनपुट पर, ठीक है। ये डिपेंड करता है n पर और ये डिपेंड करता है m पर, ठीक है, यानी एरे 1 एरे 2, ठीक है। 2 हमारे पास इनपुट हो गए, ठीक है। और इस एल्गोरिथम का जो कलेक्टिव रन टाइम है वो डिपेंड करता है बोथ एरे 1 पर और एरे 2 पर, यानी दोनों इनपुट पर, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इसका जो रन टाइम है या इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O n प्लस m। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानने के लिए, ठीक है, हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो पहला वाला भी लीनियर टाइम में है और ये वाला भी लीनियर टाइम में है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना डिपेंड करता है इस पर और ये वाला जो है ना डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। सो अगर इसकी साइज़ हम बढ़ा दें, ठीक है, तो ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाला रन टाइम या ये वाला पार्ट जो है ना ज़्यादा टाइम लेगा। अगर इसकी हम साइज़ बढ़ा दें तो ये वाला रन टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। सो हमारा ये एल्गोरिथम जो है ना दोनों इनपुट्स पर डिपेंड करता है। सो ये भी आपने जान लिया, ठीक है। और आखिर में है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसी मल्टीप्लिकेशन की टाइप की, ठीक है। अब ये एल्गोरिथम जो है ना n टाइम्स m की शक्ल में है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n टाइम्स m की शक्ल में है, ठीक है। ये एल्गोरिथम करता क्या है कि ये दोनों एरेज़ का, यानी हमारे पास अगर 2 एरेज़ हो, ठीक है, तो ये दोनों का पेयर्स निकाल के, ठीक है, उनको प्रिंट करेंगे, ठीक है। पहले एरे से और दूसरे एरे से एक-एक एलिमेंट उठा के उनका पेयर बनाता जाएगा, ठीक है, और उनको प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n टाइम्स m, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है। तो अगर इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है ना आप देखते हैं किसी भी एल्गोरिथम में, तो आप
जान लें कि ये एल्गोरिथम या इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n टाइम्स m में है। आखिर में अगर हम इन तमाम टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ को जो है ना वो एक ग्राफ की शक्ल में देखें तो आपको पता लगेगा कि कौन सा वाला कितना एफिशिएंट है और कौन सा वाला कितना स्लो है। सो अगर यहाँ पर हम देखें ओ लॉग ऑफ n को और कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी और लॉगरिथमिक टाइम कम्प्लेक्सिटी को, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे इनपुट का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारे जो ऑपरेशंस है उनके साइज़ में, ठीक है, या जो ऑपरेशंस है उनमें जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता, ठीक है, और हमारे जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर ही स्टे करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं इस किस्म के एल्गोरिथम जो होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट का साइज़ बढ़ा देते हैं या जो एलिमेंट्स है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेशंस है वो भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये इस एरिया में जो है ना फॉल करते हैं, ठीक है, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और इस किस्म के एल्गोरिथम जो है ना अगेन जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस किस्म के एल्गोरिथम जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना बहुत कॉमन होती है, ठीक है, एल्गोरिथम्स में, ठीक है। और ये जो है ना ये भी जो है ना आप कह सकते हैं कि ये एफिशिएंट होते हैं या गुड होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम स्कोर करें तो ये जो है ना गुड टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ होती है, ठीक है, और ये वाले जो है ना एक्सीलेंट होती है, ठीक है। अगर आपका एक एल्गोरिथम इसमें है, ठीक है, इस टाइम कम्प्लेक्सिटी में, ठीक है, तो वो एक्सीलेंट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लाइन अरिथमेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है। तो इस किस्म के जो एल्गोरिथम होते हैं वो इस ग्राफ पर अगर आप देखें तो इस तरह से जो फॉल करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम इनपुट का साइज़ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो एल्गोरिथम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है। सो जैसे जैसे हम इनपुट साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो चेंज है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, ऑपरेशंस में, ठीक है, या इसकी जो टाइम है उसमें, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये इस एरिया में फॉल करते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, इस किस्म के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, ये बैड होते हैं, ठीक है। इसको अगर आप अवॉइड करें, ठीक है, तो अच्छा होगा, ठीक है। ये वाले जो है ना ये गुड होते हैं, फेयर होते हैं, ठीक है, लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ वाले, ठीक है। लाइन अरिथमेटिक वाले जो है ना वो गुड होते हैं और कांस्टेंट वाले जो है ना वो जो है बेस्ट होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हॉरिबल सेक्शन, ठीक है, वो एल्गोरिथम जिसको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करें, ठीक है। इसमें पहला वाला जो है ना वो क्वाड्रेटिक टाइम वाला होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट का साइज़ अगर थोड़ा हो, ठीक है, तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनपुट का साइज़ हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो है ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ वाले एल्गोरिथम, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इनपुट का साइज़ थोड़ा हो तो अगेन हमें इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनपुट का साइज़ अगर थोड़ा से और बढ़ जाए, ठीक है, थोड़ा और बढ़ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा डिफरेंस, ठीक है, इंतहाई ज़्यादा इस कारण टाइम जो है ना या ऑपरेशंस जो है ना वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को इंतहाई इफेक्ट करता है, ठीक है। सो ये वाले जो है ना क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ वाले एल्गोरिथम जो है ना वो कंपेरेटिवली फास्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल टाइम, ठीक है। और फिर आखिर में हमारा जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट है, ठीक है, वो है फैक्टोरियल टाइम, ठीक है। तो फैक्टोरियल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो आप जितना हो सके इसको जो है ना अवॉइड करें, ठीक है। ये अगेन ये किसी भी सिनेरियो के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो इससे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ किस तरह से हमारे एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। सो होप करता हूँ कि अब आपने बिग ओ नोटेशन के बारे में सीख लिया होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है बिग ओ नोटेशन से रिलेटेड, ठीक है, आपका कोई कन्फ्यूजन है आपको इस बारे में या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।